हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर नीट। चैप्टर आपका जो यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड दैट इज ओवर। सारी वीडियोस को अच्छे से देख लो, मेक श्योर आपने वो सारी वीडियोस ढंग से देख ली। उसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए यू हैव डन दैट। नाउ जस्ट डाउनलोड द शीट, द फाइल विच आई हैव पुट इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें 2006 ऑनवर्ड्स अप टू 2019 इस यूनिट में से आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। एम्स में, एआईपीएमटी में, नीट में, आपके जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें आए हुए सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं 2006 से लेकर 2019 तक। डाउनलोड करो, फोन में देखो, लैपटॉप में देखो, कंप्यूटर में देखो, प्रिंट निकलाओ एज पर योर कंफर्ट। उसको सॉल्व करो ढंग से, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अंडरस्टैंडिंग विल बी मच बेटर। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। इस क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एआईपीएमटी 2006 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, क्या है यहां पे क्वेश्चन। दैट इज द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आर रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, तो ये देखो यहां पे आपको ये दे रखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है आपके एआईपीएमटी में 2006 में। वो आपसे एबीसी की डायमेंशंस पूछ रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी चाहिए और राइट हैंड साइड की इक्वेशन मुझे वो वेलोसिटी दे रही है, दैट मींस जो दो टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे उनका नेचर भी कैसे होगा, वेलोसिटी वाला ही होगा ना। अगर मुझे 15 मीटर पर सेकेंड आंसर चाहिए तो मैं 10 मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड ही तो ऐड करूंगा, मतलब मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ऐड करूंगा तभी आंसर मीटर पर सेकंड आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये गलत हो जाएगा। आपको नेचर जो है वो सेम रखना होता है क्वांटिटी का। दैट मीन्स जो 80 है इसका नेचर कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी जैसा। तो डायमेंशनली अगर मैं बात करूं तो a इंटू टी इज इक्वल टू v, that is dimensionally। क्लियर है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो डायमेंशनली ये इसके इक्वल हुआ और a टाइम होता है t, वेलोसिटी होता है lt माइनस 1। तो a निकल के आया आपके पास lt माइनस 1 अपॉन टी, ऊपर जाएगा माइनस 2, lt माइनस 2। a तो ये आ गया। अब इसकी बात करते हैं b अपॉन टी प्लस सी, b अपॉन टी प्लस सी। इसका नेचर भी कैसा होगा, वेलोसिटी जैसा। अब नीचे देखो t तो टाइम है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब टाइम में आप टाइम ही ऐड करोगे, दैट मींस जो c है वो भी टाइम है। अगर नीचे टाइम चल रहा है तो ऊपर डिस्टेंस चल रहा होगा मीटर्स में। दैट मींस b का नेचर कैसा है, डिस्टेंस वाला, या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं इसको हम, लेंथ ही है मतलब। और नीचे क्या है, टाइम। तो b का डायमेंशंस क्या बन जाएंगे b के, दैट विल बी ऑफ डिस्प्लेसमेंट l, और c के क्या बन जाएंगे, टाइम t। तो ये आ गया आंसर आपके पास। a के lt माइनस 2 है, b का l है और c का t है। सो इसका जो बेटा ऑप्शन बनता है आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन a। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द मैग्नेटिक मूवमेंट हैज डायमेंशंस ऑफ। ओके, अब ऐसा है कि इस फिजिकल वर्ल्ड यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में दे आस्क यू अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम ऑल द फिजिक्स, मतलब +1 और +2 की मिला के। अब आप ये सोच रहे हो कि मैग्नेटिक मूवमेंट तो हमने अभी पढ़ा नहीं है। ओके फाइन, +2 में जाके पढ़ोगे उसको। पर अगर मैं आपको यहां पे एक्सप्रेशन बता दूं उसका, तब तो आप उसको कर सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट को। ओके, सो इस क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, मैग्नेटिक मूवमेंट होती है बेटा टॉर्क अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये टॉर्क क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो भी बता देता हूं। आप डायमेंशंस वाला पार्ट खुद करोगे। दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस
अपॉन मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। तो यहां तक मैंने आपकी हेल्प कर दी, यहां तक। अब वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, आपको बस इसको सॉल्व करना है डायमेंशनली और आंसर बताना है। चलो अब ये फोर्स से फोर्स ये तो कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा करंट लेंथ इनटू डिस्टेंस, करंट इनटू लेंथ इनटू डिस्टेंस। और करंट एसआई यूनिट में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डिस्टेंस एल, लेंथ एल और डिस्टेंस भी क्या होगा एल। सो दिस इज एल स्क्वेयर ए, मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आई बात? सो दिस एल स्क्वेयर ए इज योर मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इसको करने के लिए आपको 10th वाली अगर नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो R हो जाएगा V अपॉन आई। और आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्लास 10th में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो दैट मीन्स दिस W इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन आई, और ये बन गया W अपॉन Q इंटू आई। और मुझे पता है जो करंट होता है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो Q क्या हो जाएगा यहां पे, दैट इज IT। सो दिस इज W अपॉन आई स्क्वेयर इंटू टी। अब इसके तो आपको पता है डायमेंशंस वर्क के होते हैं, वर्क इज एनर्जी ओनली, mL2T-2 अपॉन करंट ए स्क्वेयर टी। तो ये क्या बनेगा आपका M1L2, ये T-2 और ये ऊपर आएगा -3 करेगा उसको, और ये ऊपर जाएगा -2, M1L2T-3A-2। चेक कर लो एंड दिस इज योर ऑप्शन बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस? एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन से हैं आपको यहां पे दे रखे हैं? जो एनर्जी डेंसिटी, फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उसके बाद आता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर उसके बाद आता है आपका दैट इज एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देन आता है आपका यंग्स मॉडुलस, और है लास्ट में आपको जो दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जो आपने पढ़ा है। एक्चुअली वो मास डेंसिटी है। डेंसिटी वर्ड में किसी के भी साथ लगा सकता हूं, जैसे एनर्जी डेंसिटी लगाया। तो अगर मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दैट मींस एनर्जी डेंसिटी जो है दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी के डायमेंशन होते हैं mL2T-2 और वॉल्यूम के होते हैं L3। तो इसके क्या बनेंगे? mL-1T-2। समझ में आई बात? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डायमेंशनलेस होता है, इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, ये आप डायमेंशनलेस है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज जस्ट लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये भी ऐसी क्वांटिटी है डायमेंशनलेस।
आप क्लास 12th में जाके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी सेम नेचर का हो गया, तो ये डायमेंशनलेस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस होता है आपका, उसके जो यूनिट्स होते हैं ना, एसआई यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन होता है आपका ml/t-2, मीटर स्क्वायर हो गया l स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका ml-1t-2। मैग्नेटिक फील्ड दैट इज F अपॉन I इंटू L, दिस इज ml/t-2 अपॉन A इंटू L, दिस इज mt-2 A-1। तो डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस, इसकी तो बात ही खत्म। किसके सेम डायमेंशंस हैं, ml-1t-2 एंड ml-1t-2। तो यंग्स मॉडुलस d पार्ट और a पार्ट, तो a एंड d मतलब a एंड d ये दोनों के डायमेंशन सेम है, एंड आई थिंक दिस इज ऑप्शन a। क्लियर है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऐसे इसको प्रोसीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द एरर इन द मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां पे मैंने आपको बताया था जब क्वांटिटीज रेज टू सम पावर होती हैं तो रिलेटिव एरर्स को कैसे लिखा जाता है। ये तो कांस्टेंट्स हैं, इनमें तो कोई एरर नहीं होगा। तो 3 डेल्टा r अपॉन r, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका एरर इन रेडियस या परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो ये कितना दे रखा है आपको 2%, तो आंसर आ जाएगा 6%। तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, दिस इज योर 6%। हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MALBTC, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर, एक्सेलरेशन। हम क्या करते हैं, इन सबके डायमेंशंस लिख लेते हैं, और हमें डायमेंशंस दे रखे हैं MALBTC। फोर्स होता है आपका M1L1T-2, वेलोसिटी होता है M0L T-1, प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ML1 T-2 को आप L स्क्वायर से करो, दिस विल बी ML-1 T-2। एक्सेलरेशन इज M0L1 T-2। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा। सो ऑप्शंस में अगर आप फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर और एक्सेलरेशन देखोगे तो इनमें से आपका जो मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसमें आपको उसने बोला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशंस निकालने को। अब मैं आपकी हेल्प करता हूं कि इनको हमने अप्रोच कैसे करना है। देखो, आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा क्लास 10th में। कूलम्स लॉ बताता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दैट इज F अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आप कर चुके हो। तो एप्सिलॉन नॉट, अब मैं डायमेंशनली बात कर रहा हूं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन FR स्क्वायर के। डायमेंशनली है, 4 पाई के कोई डायमेंशंस नहीं है, इसलिए मैंने यही नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा उसको, सिर्फ डायमेंशनली बात कर रहा हूं मैं। और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फोर्स
पर यूनिट चार्ज एफ अपॉन क्यू। तो दैट मीन्स ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। सो दिस इज डायमेंशनली बात करेंगे, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, इसको छोड़ दो। एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका एफ अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। दिस बिकम्स एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एंड दिस इज ऑप्शन बी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage errors in the measurement of distance and the time are even and e2 respectively, the percentage error in the estimation of g is. चलो इसको करते हैं अब क्वेश्चन को। आपको फ्री फॉल तो याद होगा, जो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, क्लास 9th की बात कर रहा हूं मैं, 11th में तो भी हम पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एक इक्वेशन लगाते हैं पहले, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस ही हम इसको मान के चल रहे हैं, नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बात करें तो डिस्टेंस हम मान सकते हैं। इनिशियली रेस्ट पे था, ये यू जीरो हो जाएगा, एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से जी का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, दैट इज 2s अपॉन टी स्क्वायर। अब यहां पे रिलेटिव एरर वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 2 में तो कोई एरर नहीं है, डेल्टा एस अपॉन एस प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। अब ऐसा मत कर देना इसको कि ये टी रेज टू बार माइनस 2 बन जाएगा, ऊपर जाके तो आप माइनस कर दोगे तो एरर कभी माइनस नहीं होते, एरर हमेशा ऐड होते हैं, गलती हमेशा ऐड होती है। गलती एक दूसरे की कैंसिल नहीं करती एक दूसरे को, वो ऐड करती है। तो दिस इज डेल्टा जी अपॉन जी डेल्टा एस अपॉन एस प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। फाइन। तो इन दोनों को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस में जो दे रखा है एरर, दैट इज E1 प्लस ट्वाइस, वो दे रखा है आपको E2, तो ऑप्शन ए आएगा। इसमें गलती मत कर देना, माइनस मत लगा देना, आंसर गलत आ जाएगा फिर आपका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटीज। अब सर ये क्या होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? बेटा थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखना है। थिंक मैंने पीछे उसकी जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो थोड़ी सी मैंने गलत कर दी है, जस्ट चेक इट आउट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालनी है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है दैट इज म्यू नॉट। अब आप क्लास 12th में मैग्नेटिज्म में जाके पढ़ोगे बायट सावर्ट लॉ, एंड दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो मुझे म्यू नॉट निकालना है यहाँ पे। डायमेंशनली जो म्यू नॉट होगा वो किसके इक्वल होगा, बी आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल के। मैं डायमेंशनली बात कर रहा हूं इसलिए मैंने 4 पाई और साइन थीटा को इग्नोर कर दिया क्योंकि इनके डायमेंशंस नहीं होते। अब बी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में आपको बता चुका हूं मैग्नेटिक फील्ड होती है एफ अपॉन आई इंटू एल। दिस इज एम एल टी माइनस 2 अपॉन ए इंटू एल। दिस इज एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। ठीक है जी। अब सो एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 एल स्क्वेयर अपॉन ए इंटू एल। तो ये ऐसे कैंसल होगा आपका। So this will become m raised to power 1 l raised to power 1 t raised to power, let me just change the chalk, t minus 2
m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -2 एंड a रेज टू पावर -2। तो ये आंसर बनता है बेटा आपका म्यू नॉट का, एंड दिस इज ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज टू पावर -1/2r। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये करना है आपको। इसमें म्यू नॉट के तो मैं बता चुका हूं अभी आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही कैलकुलेट करना है। दैट इज MLT -2 A -2, ये तो म्यू नॉट का हो गया। अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट पे, और ये आप कहां से निकाल सकते हो? यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट डायमेंशनली इक्वल होता है आपके Q स्क्वायर अपॉन FR स्क्वायर के, और जो Q स्क्वायर होता है I होता है आपका किसके इक्वल? फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। तो Q किसके इक्वल होगा? I इंटू T। तो I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन FR स्क्वायर। तो करते हैं इसको, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन MLT -2 L स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू m रेज टू पावर -1, ये पावर चल रही है 2, 1 + 2 3, तो ऊपर जाके हो जाएगा -3, ये हो जाएगा t रेज टू पावर 4 ऊपर जाके, और ये बन जाएगा a स्क्वायर। ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, वो म्यू नॉट उठाओ वहां से। MLT -2 A -2, और एप्सिलॉन नॉट उठाओ यहां से m -1 L -3 t रेज टू पावर 4 A रेज टू पावर 2। m से m कैंसिल हो जाएगा, A रेज टू पावर -2 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर L और T बचते हैं। तो यहाँ पे बनता है आपका L रेज टू पावर, ये 1 है और ये -3 है। सो दिस विल बी L रेज टू पावर 1 -3 -2, और ये है T रेज टू पावर -2 + 4 T रेज टू पावर 2। अब ये है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का। अगर मैं रेज टू पावर इसको -1/2 कर दूं, यहां पर भी मुझे -1/2 करना पड़ेगा। इंडिविजुअली पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, -1/2 इंटू 2 विल बी 1, -1/2 इंटू 2 विल बी -1, L1 T -1, तो LT -1। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, मुझे नहीं पता कौन सा है वो। उसमें यूनिट ऑफ लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास होता है 100 ग्राम्स। उसमें आपको बताना है कि इसी डेंसिटी की वैल्यू जो है मटेरियल की वो कितनी हो जाएगी। तो यहां पे आपको ध्यान से देखना है, CGS में जो डेंसिटी है दैट इज 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसको कोई नाम दे लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अपनी मर्जी से। लेट इट बी, कुछ भी दे लो यार नाम, अल्फा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है मेरे पास, नाम है कुछ भी दे सकते हो, सोनू मोनू रिंकू पिंकू कुछ भी दे लो। अल्फा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है मेरे पास, उसमें इसी डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस सिस्टम को हम मान लेते हैं दिस इज 2, दिस सिस्टम इज 1,
और मैंने आपको बताया था डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन में वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम में कैसे जाना होता है। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। उस मटेरियल की डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, चाहे आप उसको CGS में देखो या अल्फा सिस्टम में देखो। जस्ट लाइक मैंने आपसे पूछा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, उसको कैसे हमने कन्वर्ट किया था। तो N2 निकालना है मुझे यहाँ पे, दैट विल बी N1 इंटू U1 अपॉन U2। और चल क्या रहा है, डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-3, m1l-3। सो दिस विल बी N1 का मीनिंग है, N2 का मीनिंग आया समझ में। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको नाम दिया मैंने अल्फा, उसमें कितना मैग्नीट्यूड है वही मेरे से क्वेश्चन में पूछा है। N1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि है CGS, उसमें मैग्नीट्यूड क्या चल रहा है 4। U1 है यूनिट्स किसमें, CGS में। तो पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दें, इसको कैसे लिख सकते हैं, m1 अपॉन m2 रेज टू पावर 1 L1 अपॉन L2 रेज टू पावर -3। देखो ऐसा है कि ये जो मासेस हैं और जो लेंथ्स हैं यहाँ पे ml, जो ये डायमेंशंस होती हैं वो सेम रहती हैं चाहे आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करो। ये मैं पहले आपको लेक्चर्स में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये हमेशा सेम रहेगा। अब m1 क्या है आपका, मास इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसका क्या होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, ग्राम्स, 1 ग्राम। और सेकंड जो अल्फा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें वो कितना बोल रहा है मास को, 100 ग्राम है उसका फंडामेंटल यूनिट, रेज टू पावर 1। लेंथ का कितना है, फर्स्ट में होता है आपका 1 सेंटीमीटर, सेकंड में वो बोल रहा है 10 सेंटीमीटर रेज टू पावर -3। ग्राम से ग्राम जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा। अब ये -3 है तो इसका रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, ये इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 1000। ये ऐसे गया ऐसे, तो इसका जो N2 की वैल्यू आई बेटा निकल के, N2 कम्स आउट टू बी 40। तो ऑप्शन C is the right answer to this question. Next question है, what are the dimensions of magnetic field in terms of coulomb, M, L and T? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ये। मैं आपको बता चुका हूं मैग्नेटिक फील्ड जो होती है दैट इज F अपॉन I इंटू L। अब वो कूलम्स की टर्म में पूछ रहा है तो पहले आप इसको कूलम्स में बना लो। करंट होता है आपका Q अपॉन टाइम L, तो ये बन जाएगा FT अपॉन Q इंटू L। F का हो गया MLT-2, T क्या हो गया टाइम, Q का हो गया C, L का हो गया लेंथ L। तो ये जाया ऐसे, देन M रेज टू पावर 1, L रेज टू पावर 0, T रेज टू पावर -1, C रेज टू पावर, ऑप्शन B is the right answer to this question. M1, L0, T -1 and C -1. Question number 13. If voltage across a bulb rated 220 volt 100 watt, बल्ब की रेटिंग्स होती हैं ये, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे आप उसको यूज कर सकते हो और कितने वॉट का है, ड्रॉप्स बाय 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, वोल्टेज ड्रॉप कर गई 2.5, परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज, पावर किस रेट से आपकी डिक्रीज हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो कि वोल्टेज की वैल्यू में एरर आ गया 2.5%, तो फिर वो आपसे पूछ रहा है कि पावर में कितना डिक्रीज आएगा या पावर में कितना यू कैन से चेंज आएगा अगर वोल्टेज में 2.5% का ड्रॉप आता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। देखो पावर के एक्सप्रेशंस मुझे पता है, V इंटू आई, I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R।
अब v किस किस में आता है, वी आई और वी स्क्वायर आर में। अब आप ये सोच रहे होगे कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है, वी आई या वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो ऐसा होता है कि मुझे एक्सप्रेशन वो यूज करना है जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मतलब अगर मैं वी आई को यूज करता हूं तो मुझे पता है वी में चेंज आ रहा है, तो बेटा आई में भी चेंज आ रहा होगा, पर वो कितना चेंज है मुझे नहीं पता। अगर ये नहीं पता मुझे आई का चेंज, तो पी का कैसे निकाल लूंगा। अब यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर, वी का चेंज तो मुझे पता है कितना आ रहा है, आर में चेंज आएगा नहीं क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है। सो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे लिखेंगे। अब ये तो आएगा नहीं कुछ इसमें चेंज, जीरो। सो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी करते हैं, टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। अब ये ड्रॉप आ रहा है कितने का, ये वाली वैल्यू -2.5, तो 2 इंटू -2.5%, दिस विल बी -5%, मतलब 5% का इसमें ड्रॉप आएगा। क्लियर है? एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट सप्लाइड टू सिस्टम इज गिवन बाय। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हीट सप्लाइड, हीट एक एनर्जी होती है और एनर्जी का आपको पता है क्या होता है, mL2T-2। ऑप्शन ए आएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आप स्क्रीन पे देखो। In an experiment, 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Quantity P is calculated as follows. P is equal to A cube B square upon CD. तो ये आपको दे रखा है P, then the percentage error in P आपसे वो पूछ रहा है, इसको कैलकुलेट करना है। ये देखो अब इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट आपको इसका एक्सप्रेशन दिया था। डेल्टा P अपॉन P विल बी इक्वल टू, रिलेटिव एरर्स का ऐड कर दोगे, 3 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D। अच्छा, अब इस साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं डेल्टा P बाय P और राइट साइड भी कर दूं, तो राइट साइड में वो सारे परसेंटेज एरर्स बन जाएंगे। सो दिस विल बी 3 इंटू 1%, 2 इंटू 2% प्लस 3% प्लस 4%। दिस विल बी 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, दिस विल बी 14। 14% जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा एंड इट इज ऑप्शन बी। तो 14th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 14% ओनली। क्वेश्चन नंबर 16, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन 16 है ये आपका। एंगुलर मोमेंटम देखो, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका, आपको पढ़ाया जाएगा आगे जाके। एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज mvr, मास m, वेलोसिटी lt माइनस 1, रेडियस होता है लेंथ, तो ये बनेगा ml2t माइनस 1। ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ टाइम, फोर्स, वेलोसिटी आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इज। क्वेश्चन नंबर 17, अगर फोर्स, वेलोसिटी, टाइम को आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज कर लिया तो मास कैसे होगा। इसका मतलब है जो मास है दैट इज प्रोपोर्शनल टू force raised to power a, velocity raised to power v and time raised to power c। यही मतलब हुआ।
दैट मीन्स m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0, यही बना मास का डायमेंशनल फॉर्मूला। इट विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, k, दैट इज f का डायमेंशनल फॉर्मूला m l t माइनस 2 रेज टू पावर a l t माइनस 1 रेज टू पावर b t रेज टू पावर c। तो ये बना यहां पे m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू m। देखते हैं यहाँ पे आएगी पावर a और कुछ भी नहीं है, तो m की पावर a, l रेज टू पावर a, यहाँ पे l रेज टू पावर b, तो पावर ऐड हो जाएंगी, l रेज टू पावर a प्लस b, t रेज टू पावर माइनस 2a, t रेज टू पावर माइनस b, और लास्ट में t रेज टू पावर c। तो ये बना। तो पावर्स को इक्वेट कर दो, m की पावर को इक्वेट करोगे तो 1 इज इक्वल टू a आएगा, a की वैल्यू 1 आ गई। 0 इज इक्वल टू a प्लस b आएगा, तो माइनस a इज इक्वल टू b आएगा, a की वैल्यू है 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू b आ गया। ये 0 के इक्वल आएगा। 0 इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस b प्लस c, 2a प्लस b इज इक्वल टू c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू c। क्लियर है? 2 1 जा 2, माइनस 1, 2 माइनस 1 कर दो यहाँ पे। तो m का जो एक्सप्रेशन बना दैट इज f रेज टू पावर a रखा था हमने 1, v रेज टू पावर b रखा था माइनस 1, t रेज टू पावर c रखा था 1। तो ऑप्शन डी बन रहा है बेटा आपका। इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर फिर से आया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 18 रीड कर रहा हूं मैं, स्क्रीन पे आ गया आपके। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V, टाइम T आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज। अब ये सरफेस टेंशन क्या होती है? देखो, जो सरफेस टेंशन होती है आप फ्लूइड्स वाले चैप्टर में जाके पढ़ोगे क्लास 11th में। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स होता है mlt माइनस 2, पर यूनिट लेंथ हो गया l, तो ये बन गया mt माइनस 2। अब इसको मुझे बताना है, ये सरफेस टेंशन जो है इसको मैं एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के उसमें कैसे लिखूंगा। सो दिस mt माइनस 2 या m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर माइनस 2 को हम ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा, k आ जाएगा, e रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b, t रेज टू पावर c। तो m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, एनर्जी होता है ml2t माइनस 2 a, वेलोसिटी होता है आपका lt माइनस 1 और टाइम होता है आपका t c। सो m1 l0 t माइनस 2 इज इक्वल टू, m की पावर तो यहां पे a ही रहेगी, a, l रेज टू पावर 2 रेज टू पावर a प्लस b, t की पावर माइनस 2a माइनस b प्लस c। इक्वेट करो, 1 इज इक्वल टू a आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो b माइनस 2a बन गया, तो माइनस 2 इज इक्वल टू b आ जाएगा, और माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस b प्लस c आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दो, c बनेगा यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2a प्लस b, माइनस 2 प्लस a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 2, तो ये 2 से ये गया ऐसे, तो c आया माइनस 2। तो आपका जो एक्सप्रेशन आया निकल के सरफेस टेंशन का, दैट इज e रेज टू पावर 1, v रेज टू पावर माइनस 2, t रेज टू पावर माइनस 2, एंड दिस इज ऑप्शन B is the right answer to this question.
क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज eta raised to power x, rho raised to power y, r raised to power z, where eta, rho, r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid, radius of the tube respectively, then the values of x, y, z are. ये आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर आएगा. ओके, नाउ लेट मी टेल यू, जो ईटा होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. फ्लूइड्स वाले चैप्टर में आप जाके पढ़ेंगे ईटा के जो डायमेंशन होते हैं दैट इज m1 l-1 t-1. तो m0 l1 t-1 ये तो वेलोसिटी के होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हम इसको. तो ईटा है यहाँ पे ml-1 t-1 रेज टू पावर x, ml-3 रेज टू पावर y, रेडियस है लेंथ l रेज टू पावर z. सो m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू m रेज टू पावर x प्लस y, l रेज टू पावर -x माइनस 3y प्लस z एंड t रेज टू पावर -x. कंपेयर करो, 0 इज इक्वल टू x प्लस y, 1 इज इक्वल टू -x माइनस 3y प्लस z और -1 इज इक्वल टू -x. तो यहां से तो 1 इज इक्वल टू x आ गया और y यहां पे -x बन रहा है, तो y आ जाएगा -1 और z यहां पे बनेगा 1 प्लस x प्लस 3y. तो 1 प्लस 1 x 1 है प्लस 3 इंटू -1, 2 - 3 -1, तो z आया -1. तो x y z की वैल्यूज क्या बनी, 1 -1 -1, 1 -1 -1. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20 है, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर. तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू एरिया. तो डायमेंशंस डाल दो यहाँ पे. और Q होता है आपका I इंटू टी, करंट इंटू टाइम. तो F इंटू एरिया अपॉन करंट इंटू टाइम. तो mLT-2 L स्क्वेयर अपॉन A इंटू टी. So this is m raised to power 1, l raised to power 3, t raised to power -3, a raised to power -1. तो ये बना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन. क्वेश्चन 21, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इंडक्टेंस. नाउ व्हाट दिस इंडक्टेंस इज, ये आप क्लास 12th में जाके पढ़ोगे, पर यहाँ पे मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इंडक्टेंस अगर आपको डायमेंशनली कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो. इंडक्टेंस होता है बेटा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट. मैग्नेटिक फ्लक्स होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अपॉन करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड होता है F अपॉन IL, एरिया हो गया A, ये हो गया I. तो F A अपॉन I स्क्वेयर L. डायमेंशंस लिखो इसकी, mLT-2 L स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर इंटू L. दिस विल बी m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 2, t रेज टू पावर -2, a रेज टू पावर -2. So this becomes the expression for inductance, m raised to power 1, l raised to power 2, t raised to power -2, a raised to power -2, and this is your option A. So this is the right answer to this question. Question number 22, Planck's constant h, speed of light in vacuum, and Newton's gravitational constant g are taken as three fundamental constants. Which of the following combinations of these has the dimensions of length?
क्वेश्चन नंबर 22 है HGC। इनके डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, तभी आप चेक कर पाओगे। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसके यूनिट होते हैं जूल्स इनटू सेकंड्स। सो ml2t-2 इंटू सेकेंड t, तो ये बना m1l2t-1। G, F इज इक्वल टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो G बन जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। सो दिस विल बी mlt-2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। दिस विल बी m रेज टू पावर -1 l रेज टू पावर 3 t रेज टू पावर -2। c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट lt-1। अब सारे एक्सप्रेशंस में आपको ये देखना है कौन सा इसमें फिट हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली आपको पूछ रहा है कि डायमेंशंस ऑफ लेंथ जो हैं वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी मैच कर रहे हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप वो वाला ऑप्शन पिकअप करोगे जिसमें h और g मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि वही एक तरीका है मास को एलिमिनेट करने का। आपको आंसर चाहिए डायमेंशंस ऑफ लेंथ में, दैट मींस मास नहीं होना चाहिए, टाइम भी नहीं होना चाहिए। तो मास तो मुझे हर तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नहीं है। तो अंडररूट मतलब h इंटू जी तो मुझे करना ही है हर हाल में, h इंटू जी। अब h इंटू जी जब करते हैं तो इसमें कौन से ऑप्शन है, ऐसे a और b एलिमिनेट हो गए, c और d बचे, h g का अंडररूट दोनों में हो रहा है, तो ये निकाल लेते हैं पहले h g का अंडररूट। तो इनको मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये बना l रेज टू पावर 5 t रेज टू पावर -3, अंडररूट को मैं कर देता हूं 1/2। दिस विल बी l रेज टू पावर 5/2 t रेज टू पावर -3/2। क्लियर है। अब ये तो हो गया अंडररूट एच जी। अब एक ऑप्शन में वो बोल रहा है इसको डिवाइड करो c रेज टू पावर 3/2 से, और एक में करना है c रेज टू पावर 5/2 से। और आपको पता है c का एक्सप्रेशन है lt-1, तो l रेज टू पावर 3/2 t रेज टू पावर -3/2, और एक है l रेज टू पावर 5/2, एक है t रेज टू पावर -5/2। अब आपको डायमेंशंस ऑफ लेंथ चाहिए, मतलब टाइम को एलिमिनेट करना है, तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए ये वाला सूटेबल रहेगा अपॉन c रेज टू पावर 3/2, बिकॉज इसको जब आप करोगे दिस विल बी l रेज टू पावर 3/2 t रेज टू पावर -3/2, ये चला जाएगा, तो l रेज टू पावर 5/2 -3/2, दिस विल बी l रेज टू पावर 2/2 1। तो ये आंसर आता है ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है द डायमेंशंस ऑफ पोलराइजेशन आर। अब बेटा पोलराइजेशन क्या होता है, it is your electric dipole moment upon volume। अब ये पढ़ोगे आप कॉन्सेप्ट वहां पे जाके, होता है एक्चुअली Q इंटू ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन वॉल्यूम, तो आपको पता ही है ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो Q हो जाएगा आपका, दैट विल बी IT एम्पेयर इंटू टाइम, और ये आपका डिस्टेंस होता है L अपॉन L क्यूब। दिस विल बी L रेज टू पावर -2 A रेज टू पावर 1 T रेज टू पावर 1। तो पोलराइजेशन बना आपका L रेज टू पावर -2 T रेज टू पावर 1 A रेज टू पावर 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड हम बहुत बार इसको अभी मैं करवा चुका हूं आपको, तो दिस यू कैन डू, क्योंकि क्वेश्चंस के दौरान बीच में मैंने बहुत बार बताया। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस का m1 l0 t-2 a-1। क्वेश्चन नंबर 25 रीड कर रहे हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ c g एंड e स्क्वायर अपॉन 4πε0 इज। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस लेंथ वाली हो, वो हम बनाना चाहते हैं तीन क्वांटिटीज से। एक है क्वांटिटी c, एक है g, एक है e स्क्वायर अपॉन 4πε0। अब ε0 की जो डायमेंशंस हैं वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। e स्क्वायर तो हो जाएगा आपका q स्क्वायर
अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, हमारा जो कूलम्स लॉ था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं बेटा हम Q स्क्वायर अपॉन F R स्क्वायर, तो ये बना F R स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशंस बनेंगी MLT-2 L स्क्वायर ML क्यूब T-2, G की होती हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, m रेज टू पावर -1, L रेज टू पावर 3, T रेज टू पावर -2 और C होता है LT-1। ये डायमेंशंस बना ली पहले हमने, और मुझे अब क्या करना है, मुझे इनको ऐसे बनाना है कि फाइनली जो एक्सप्रेशन बने उसकी डायमेंशंस ऑफ लेंथ हो। अगेन मुझे मास को एलिमिनेट तो करना ही है, मतलब G इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही मुझे करना पड़ेगा। अब ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें ये किया जा रहा है, सारे ही हैं A, C और D, ठीक है। अब इसको अगर हम कर दें मल्टीप्लाई तो ये क्या निकल के आता है, m तो कैंसिल हो जाएगा, L रेज टू पावर 6, T रेज टू पावर -4। अब इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, दिस विल बी L रेज टू पावर 3, T रेज टू पावर -2। अब C को कैसे यूज किया जाए ताकि यहां पे सिर्फ L बचे, तो हम एक काम कर सकते हैं, C का स्क्वायर होता है L2T-2, तो उससे डिवाइड कर देते हैं इसको। सो L क्यूब T-2 अपॉन, इससे डिवाइड किया L स्क्वायर T-2 से, ये कैंसल, ये गया तो बचा L। तो इसको अगर मैं 1/c स्क्वायर से कर दूं और इसका अंडर रूट कर दूं तो ये मुझे डायमेंशंस ऑफ लेंथ दे देगा। सो दिस इज योर ऑप्शन D is the right answer to this question. Question 26, student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge. लीस्ट काउंट दे रखा है स्क्रू गेज का सेंटीमीटर्स में, मेन स्केल की रीडिंग दे रखी 5 mm है वो, एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल. If screw gauge has a zero error of -0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is. देखो जीरो एरर क्या होता है, मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर के केस में, अगर जीरो से जीरो कोइंसाइड कर रहा है तो जीरो एरर नहीं है, एरर नहीं है। मान लो आपका जो स्केल है, जो आप स्केल यूज करते हो नॉर्मल रूलर, वो आगे से टूट गया, अब वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको 4 सेंटीमीटर मेजर करना है तो आप उस स्केल में एक्चुअली 5 तक करोगे ना, और उस 5 में से आप फिर 1 को माइनस करोगे, दैट मीन्स उसमें कुछ जीरो एरर आ गया है, और वो कितने का जीरो एरर आ गया, +1 सेंटीमीटर का, और अगर एरर +1 का आ गया तो आपको उसको ठीक करने के लिए उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली जब आप रीडिंग करोगे 5 सेंटीमीटर की, उसमें से 1 माइनस करोगे तभी वो 4 बताएगा। तो जीरो एरर अगर नेगेटिव में है तो आंसर में उसको ऐड करना, अगर जीरो एरर पॉजिटिव में है तो आंसर में से उसको माइनस कर देना, सिंपल। तो यहाँ पे रीडिंग हमें चेक करनी है कितनी है, लीस्ट काउंट आपको दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर, या इसको बोल सकते हैं 0.01 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखी है, यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग कितनी दे रखी है, दैट इज 5 mm, और आपको बोला गया है इसमें कि 25 डिविजन्स जो हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं, तो n दे रखा है आपको 25। क्लियर है? सो इसमें अब क्या होगा कि रीडिंग जो आएगी आपकी, दैट विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स जो उसके साथ कोइंसाइड कर रही हैं इनटू द लीस्ट काउंट। अगर आप इतना करके छोड़ दोगे तब भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 0.525 का, गलत हो जाएगा, ऐसे मत करना। एरर जो आपको -0.004 का दे रखा है उसको आपको इसमें क्या कर देना है, और वो आपको दे रखा है सेंटीमीटर्स में, तो उसको कन्वर्ट कर लो mm में, 0.04 कर दो उसको, तो ये सारा कुछ mm में हो गया, mm, तो ये बना 5 + 0.25 + 0.04, ऐड कर लो 5, 0.25, 0.04, 2, 5.29 mm या 0.529 सेंटीमीटर। तो यह आएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन डी आएगा इसका राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जीरो एरर अगर नेगेटिव में है आंसर में उसको ऐड करना, जीरो एरर अगर पॉजिटिव में है तो आंसर में से उसको
माइनस करना। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्क्रीन पे, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी डी 1 2 3 4। मैक्सिमम परसेंटेज एरर वो पूछ रहा है आपसे ए स्क्वायर बी रेज टू पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। ये क्वांटिटी आपको दे रखी है x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी रेज टू पावर 1/2 सी रेज टू पावर 1/3 डी क्यू। तो डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100 ये हो जाएगा 2 इंटू ए में कितना परसेंटेज एरर है 1 प्लस हाफ इंटू बी में कितना है 2 प्लस 1/3 सी में कितना है 3 प्लस 3 इंटू डी में कितना है 4। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12 16% ये आ गया आपका। तो ये लास्ट ईयर आपका नीट 2019 में ये वाला आया है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा करेक्ट दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, सो दीज वर द 2006 onwards questions till 2019. I hope these questions are clear to you. अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी एक असाइनमेंट की, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आई विल डिस्कस विद यू, बाकी यू विल डू योरसेल्फ। कोई डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे मेरे से। आफ्टर दैट वन टेस्ट एंड देन दिस यूनिट विल बी ओवर। फाइन। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ, तैयारी एकदम अच्छी हो जाएगी आपकी जो यूनिट्स में इसमें कवर करूंगा। फाइन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।